हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं सरिता पांडे आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो दोस्तों, हम देखेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है और कराया जाएगा सभी क्वेश्चन। बट आज जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो है कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, विगत वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं। आप जानते हैं सीटेट की बात करें तो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, दोनों के लिए साइकोलॉजी तो आती ही आती है। तो पुराने पेपर भी बनते हैं, उनका एनालिसिस करना, उन क्वेश्चंस को देखना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखेंगे कुछ खास दोस्तों, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आज का टॉपिक हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों, आपके लिए बता दें, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटेट परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से वर्ष 2011 में एक प्रश्न, 2012 में 2 प्रश्न और 13 में 1 प्रश्न, 2014 में भी 1 प्रश्न और 2015 में 2 प्रश्न तथा वर्ष 2016 में 2 प्रश्न पूछे गए। इट मीन्स हर साल जब भी सीटेट का एग्ज़ाम्स होता है तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन और हेरिडिटी से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं हर साल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिल्कुल बने रहिएगा। अगर आप नए विजिटर हैं हमारे चैनल पर तो आप अब भी पहले सब्सक्राइब कीजिए, आर्यन एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर टच कीजिए, हमारी वीडियोज़ आपको डे टू डे डेली रोज़ मिलते जाएँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा दोस्तों, बट क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक, आप देख पाएंगे कि ये सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, क्या आनुवंशिकता को डॉट है फिल इन द ब्लैंक्स सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को किस तरह की सामाजिक संरचना माना जाता है ये आपको देखना है। ठीक है, तो किस तरीके की सामाजिक संरचना मानी जा सकती है बताइएगा। क्या गौण होगा, गत्यात्मक होगा, स्थिर होगा या प्राथमिक होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो है कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो सीटेट में एप्टीट्यूड के साथ साथ, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। फैक्ट आपके क्लियर होंगे तभी तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी होंगे जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बना पाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति और चिंतन पैटर्न। तो दोस्तों, क्या पूछा गया है यहाँ पे, आनुवंशिकता हेरिडिटी से संबंधित कारक कौन से हैं। यहाँ पे पूछा गया है हेरिडिटी से संबंधित कारक। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर तो फर्स्ट ही हो जाएगा, आंखों का रंग। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताती चलूँ आपको कि मेरे पिछले वीडियोस में, आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। वहाँ पे आपको हेरिडिटी की, आपको आनुवंशिकता पर एक वीडियो मिलेगा जिसपे कि आपको आनुवंशिकता से रिलेटेड सारे फैक्ट मिल जाएंगे। तो उसको अगर आप एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो ये पूरा पेपर करने के बाद आप लास्ट में, हम आपको अभी लिंक दे देंगे, उस लिंक पर जाकर के आप उस वीडियोस को देखिएगा, प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपकी जो होती है एक बेस बन जाएगा, अच्छे से आप समझ पाओगे क्या है। अगर आप फर्स्ट बार अटैम्प्ट कर रहे हैं अपना तो अच्छे से समझ जाएंगे, और नहीं तो फिर आप ये सब क्वेश्चंस जान ही रहेंगे, बट रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन हो गया आंखों का रंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्या किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो किसके अतिरिक्त पूछा है, किसे छोड़ करके विकास को आकार देने वाले सभी कारक हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और शारीरिक गठन। दोस्तों, ये क्वेश्चन बना है सीटेट में, आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, सुपर टेट में, यूपी टेट में, सब में ये क्वेश्चन आता है। बात करें अगर हम कि उसमें आल टेट एग्ज़ाम, मतलब आर टेट, पी टेट, एच टेट, तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो है, देखिएगा ज़रूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि किसके अतिरिक्त, मतलब किसे छोड़ करके सभी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट,
शारीरिक गठन पूछा है किसके अतिरिक्त, मतलब कि शारीरिक गठन को यदि हम छोड़ दें, शारीरिक गठन के अतिरिक्त बाकी सभी, पौष्टिकता की गुणवत्ता बिल्कुल होनी चाहिए, संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, हमारी संस्कृति सामाजिकता का ज्ञान होना चाहिए, और शिक्षा की गुणात्मकता भी होनी चाहिए। तो ये सभी तीनों इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, शारीरिक गठन को लेकर के निम्नलिखित में से शारीरिक गठन एक ऐसी चीज़ है जिसके अतिरिक्त वातावरणीय कारक, वातावरण की पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सभी वातावरणीय कारक हैं। लेकिन शारीरिक गठन क्या है, ये हमारा फिजिकल, हमारे शरीर की ग्रोथ को लेकर के ये बताता है कि शारीरिक गठन पुष्ट है या कमी है, क्या है। तो ठीक है, आपका राइट आंसर इस तरीके से हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में, देखिए विकास की बात कर रहे हैं तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी वीडियो बन चुकी है दोस्तों, जाकर के देखिएगा प्लेलिस्ट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप समझ पाएंगे वहाँ से, और फिर करेंगे ये क्वेश्चन। तो क्या है, CTET जुलाई 2013 में क्वेश्चन बना है, कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। परिवेश की भूमिका का समर्थन देखिए क्या होगा, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, या पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, या एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, या शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अब लगातार वृद्धि किस तरीके से हुई है, लगातार वृद्धि का मतलब क्या, परिवेश की भूमिका उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई है कि बच्चे को देखिए जैसा परिवेश मिलेगा उसके अकॉर्डिंग बच्चे की ग्रोथ होती है। मेंटल ग्रोथ, बच्चे को देखिए फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो उसको पौष्टिक आहार और ये सब चीज़ें हैं फिजिकल ग्रोथ के लिए, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन मेंटल ग्रोथ जो होती है, जो बच्चे की मानसिकता है, सामाजिकता है, संस्कृति है, नैतिकता है, ये सब कुछ बच्चे के विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब कुछ कब होता है, कैसे होता है, परिवेश पे डिपेंड करता है, परिवेश कैसा है बच्चे का, तो परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। आपका ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि परिवेश बदलने से बच्चों के विकास की बात जो है, परिवेश को हमने जब इंक्लूड किया, ध्यान दिया, तो औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय विकास के में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। देखिए CTET फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस रिवाइज करने बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। तो क्या रहा है कि भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है, ठीक, उचित कौन सा है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, या भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, या फिर परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। दोस्तों देखिए चारों ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपका टाइम थोड़ा तो लेता है बट आप पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी CTET में अक्सर होता है कि हमें पहला क्वेश्चन अगर सही लग गया, हमने पहले को टिक कर दिया और दूसरा तीसरा के बाद फोर्थ ऑप्शन कभी कभी उससे भी बेहतर हो जाता है, तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन में जाना होता है। बट यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव जो है परिवर्तनशील है। आनुवंशिकता और परिवेश दोनों के मेल से बच्चे का विकास होता है। आनुवंशिकता कहें तो बच्चे को जो माता पिता के जीन से प्राप्त होता है 1/2 और दादी दादा से 1/4 और उनके परदादी परदादा से 1/8, इस तरीके से 1/16 1/32 करते हुए पूर्वजों तक से उनको मिलता है। तो वो कुछ होता है ना, आनुवंशिकता उसी को कहते हैं। वो आनुवंशिकता कुछ न कुछ अंश अपनों से मिलता है, प्लस परिवर्तनशील कब होगा, जबकि उसके परिवेश को हम मिलाएंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। देखिए प्रकृति पालन पोषण और इस पर वाद विवाद का एक संदर्भ है, एक मुद्दा है, आपको कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगता है, उपयुक्त प्रतीत होता है, ठीक लगता है आपको कि एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, उसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक,
और क्या है, बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल भी नहीं, परिवेश का बहुत फर्क पड़ता है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से अनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। परिवेशी प्रभावों का बहुत कम तो नहीं दोस्तों, परिवेश का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी प्रत्यागमन के गुणों के द्वारा कभी कभी क्या होता है कि माता पिता जो है अशिक्षित हैं, उनमें वो गुण नहीं है, लेकिन बच्चा जो है बहुत ही प्रतिभाशाली हो जाता है। लेकिन ये कभी कभी होता है, लेकिन आनुवंशिकता के साथ साथ अगर हम उसके परिवेश पर प्रभाव दें, अगर कोई कैसा भी बच्चा हो, किसी भी जगह से उठाया लिया गया एक बच्चा हो, देखिए उस पर वो किया गया है, रिसर्च किया गया है कि किसी भी बच्चे को कहा है वाटसन ने कहा कि मैं किसी भी बच्चे को वकील, डॉक्टर, चोर, जो भी चाहूँ वो बना सकता हूँ। कैसे? परिवेश के आधार पर। उन्होंने जीन को महत्व नहीं दिया है, आनुवंशिकता को महत्व उतना नहीं दिया, परिवेश को, वातावरण, इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है कि किसी भी बच्चे को, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा इनका किसी विशेष पर्टिकुलर पर्सन का बच्चा होगा तभी वो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बन सकता है। वो कोई भी बच्चा हो, उसको हम परिवेश जैसा प्रदान करेंगे वो बच्चा वैसा बनेगा, ये कहना है वाटसन का। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत कम महत्व होता है, बिल्कुल भी नहीं। आगे देखेंगे फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, बिल्कुल, और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, आपका राइट आंसर आपके सामने है, आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल बेस्ट। उचित आपसे पूछा गया है तो उचित आपका यही हो जाएगा कि वंशानुक्रम और परिवेश ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। ना तो वंशानुक्रम को नकारा जा सकता है, ना ही परिवेश को नकारा जा सकता है, दोनों को हम लेकर के चलेंगे। वंशानुक्रम और परिवेश दोनों से बच्चे का विकास होता है, विकास की प्रक्रिया में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। हाँ, किसी किसी का कहना है कि आनुवंशिकता अधिक है, किसी का कहना है साइकोलॉजिस्ट का कि वंशानुक्रम, लेकिन वंशानुक्रम को हम ज़्यादा, परिवेश को हम ज़्यादा महत्व देते हैं कि बच्चा कैसा भी हो उसको, हमारा कथन जो है कि बच्चा कैसा भी हो उसको हम वकील, चोर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकते हैं। तो ये परिवेश पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो परिवेश को हम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन यहाँ जो बात आ रही है उचित क्या है, दोनों विभिन्न अभिन्न अंग हैं एक दूसरे के। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका फोर्थ होगा। लेंथी क्वेश्चंस होते हैं सीटेट के, ये आप मान के चलिए, इससे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहेंगे, ऐसे ही सारे वीडियोस को आप देख डालेंगे तो काफ़ी आपका, सच्ची में 100% तो नहीं कहूँगी बट 80% आप तैयार हो जाओगे हमारे वीडियो से, और प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो 110% तैयार हो जाओगे। मेरे वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट कीजिए। देखिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी दी है एक वीडियो में, आप उसे देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, देखिएगा आप उसे कि मैंने किस स्ट्रैटेजी से फर्स्ट अटैम्प्ट में 107 क्लियर किया। और आप भी कर सकते हैं दोस्तों, कि प्रैक्टिस ज़रूरी है और क्वेश्चन की फॉर्म को समझना ज़रूरी है, किस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्म को हम समझें कि बेहतर वे में हम कर पाएँ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप अपना सीटेट क्लियर कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चारों ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी होता है और अपना अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, पढ़ने में ही टाइम निकल जाता है। अभ्यास बना रहेगा तो आप जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? देखिए सितंबर में पूछा गया, 2015 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखते हैं कि क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। विकास सतत प्रक्रिया है दोस्तों। और आगे देखेंगे भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। और आगे देखेंगे 4 ऑप्शन हमें देखना है, प्रकृति और पोषण पर बहस और बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन एक बार फिर ध्यान देंगे कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं, मतलब बच्चे भाषा अर्जित किस लिए करते हैं, क्योंकि अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है भाषा अर्जित करने की, और उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? ठीक है, बच्चे की पूर्व प्रवृत्ति होती है, बच्चा अनुकरण से सीखता है, और बच्चा जैसे ही अपना इस परिवेश में आता है वो जिसको भी देखता है कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन माता पिता भी सिखाते ही हैं। तो प्रकृति और पोषण पर बहस, ये हो क्या सकता है? ये प्रकृति और पोषण पर बहस हो सकता है। प्रकृति क्या है? देखिए, भाषा अर्जित करना जो अनुवांशिक रूप से है ये प्रकृति है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, आपको समझना होगा। अनुवांशिक रूप से ऐसा करना पूर्व प्रवृत्ति होती है, ये प्रकृति है, और माता पिता द्वारा प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाना, ये क्या है? ये परिवेश है। तो और आपका अनुवांशिक रूप से ऐसा करना, ये की पूर्व प्रवृत्ति होती है, ये आपका हो गया
पालन पोषण, तो पालन पोषण और प्रवृत्ति मतलब प्रकृति और परिवेश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका प्रकृति और पोषण पर बहस। ठीक है, प्रकृति और पोषण पर बहस, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होता है। यह कथन दोस्तों, तो ये कथन है, ये कथन किसका है? ठीक है, देख लेते हैं, ऑप्शंस देखिएगा कि यह कथन ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। दूसरा, ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं। और तीसरा, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और चौथा, ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों 2 बार जरूर पढ़िएगा, तभी आपको क्वेश्चन की फॉर्म समझ में आएगी, एक बार करके आप नहीं कर पाओगे। तो क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को आकार देने में, एक व्यक्ति है उसका आकार कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा हो, आगे बढ़कर कैसा होगा, उसकी नैतिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, परिवेश, सामाजिक, ये सारी संरचनाएं कैसी होगी, उसको आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। अब कोई भूमिका नहीं होती, क्या यह सही बात है? तो नहीं, वातावरण की बहुत भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि वातावरण की कोई भूमिका नहीं है, वातावरण ही है जिससे कि बच्चे का शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, नैतिक विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि यह ठीक नहीं है। जो कहा गया कि वातावरण नहीं है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। विकास, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वातावरण के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसा कि मैंने बताया, वॉटसन का कहना था कि बच्चा कैसा भी हो उसे हम एक वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि चोर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट का, वॉटसन का ये कहना है। तो कैसे बना सकते हैं? वातावरण से, उसका इन्वायरमेंट जैसा होगा, वो जिन लोगों के बीच रहेगा वैसी जिसकी जैसी संगत मिलेगी और जैसे उसको नॉलेज मिलेगा, उस पर बच्चे का हो जाएगा। वो परिवेश पर डिपेंड करता है, उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे दिया गया आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये तथा ये मतलब किसकी विशिष्ट अन्योन्य का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, किसकी किसकी? कुछ 2 चीज़ें हैं जिसका विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम, उनकी वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जिसकी विशिष्ट अन्योन्य क्रिया, विशिष्ट गतिविधि का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है? क्या है? वंशानुक्रम, पर्यावरण, या चुनौतियाँ और सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन, खोज और पोषण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा कि वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया, वंशानुक्रम और पर्यावरण के बारे में ही आज हम बात कर रहे हैं, तो आप आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन क्वेश्चंस जब आएगा कई क्वेश्चन के बीच अगर ये क्वेश्चन होगा, आज का तो टॉपिक ही है हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो आप समझ पा रहे हैं कि आपका पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा कि वंशानुक्रम और वातावरण। लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर हम फिल करते हैं चुनौतियाँ और सीमाएं, कि चुनौतियाँ तथा सीमाएं विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास है विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। क्या चुनौतियाँ होंगी और सीमाएं फिक्स किया जाएगा तो बच्चे का मार्ग प्रशस्त होगा, या स्थिरता और परिवर्तन से मार्ग प्रशस्त होगा बच्चे का, या फिर खोज और पोषण से होगा? तो दोस्तों ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका वंशानुक्रम और पर्यावरण। ये वंशानुक्रम और पर्यावरण की जो विशिष्ट अन्योन्य क्रिया होती है, इन दोनों का जो मेल होता है, उसका जो परिणाम होता है, विकास की बात की जाए, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो विकास की बात करें तो विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। क्या? वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका फर्स्ट, वंशानुक्रम और पर्यावरण। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन थे? आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंसी एंड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो ये सीटेट में आने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको हमारी ये आज की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और समझने की कोशिश कीजिएगा। सीटेट जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ बन चुके हैं, वहाँ से आप अपने बेस को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। उन वीडियोज़ को देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आप 100% श्योर हो जाओगे कि आप अपना सीटेट क्वालिफाई क्लियर फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।